everyone, this is Ankush from SSS and I welcome you all again in the MCQ series in economics, and today we are going to discuss MCQs on new economic reform. ओके जी, तो ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं ये हम आपके सिलेबस में मेंशन है। क्या है ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इनके इसके कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेज ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी to the economies of the world so that Indian economy can interact at international level is okay. Now which of the option is correct regarding to the opening up of economy? जब economy open up होती है, ठीक है, economy जो है ज़्यादा open होती है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो इकोनॉमी है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी जब रिप्रेजेंट करती है एट द वर्ल्ड लेवल, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की स्पेसिफिकली बात करें तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी ग्लोबलाइजेशन सी। ओके, देखिए अगर मैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करूं या जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी कहा जाता है, ठीक है, तो कब ये रिफॉर्म्स आए थे? हमारी इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हैं वो आए थे 1991 में इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो 1947 जब हमारी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 से लेके 1990 तक हम कह सकते हैं एक इकोनॉमी जो है चली हमारी कंट्री की, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इकोनॉमी जो हमारी कंट्री की चली 1947, इनफैक्ट 1950 से मैं बात करूँगी, 51 से जब मतलब हमारे 5 ईयर प्लान्स जो है वो बनना स्टार्ट हुए, तब से लेके 1990 तक एक जो है एक इकोनॉमी का एक तरीका चला, एक प्रोसेस चला जैसे इकोनॉमी चलती थी, ठीक है। उसके बाद फिर रिफॉर्म्स आए हमारी कंट्री में 1991 में, ठीक है, जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है, विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी कहा जाता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये रिफॉर्म्स जो हैं 1991 में आए, स्पेसिफिकली जुलाई 1991 में आए। ओके, तो ये हमने याद रखना है। उसका जो पार्ट है ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी में जो जी है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स फॉर जब हम वर्ल्ड मतलब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी में है जब वो वर्ल्ड लेवल पे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो क्या था, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वर हैपनिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, देयर वॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है इम्बैलेंस हो रहा था बेसिकली, ठीक है। डेफिसिट जो थी, बहुत सारा डेफिसिट में हमारी कंट्री जो है वो आ चुकी थी, तो देयर वॉज लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे भी क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था, तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। तो 1991 में एक ऐसी नीड, बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी, नीड ऑफ द आवर थी कि जो है चेंज लाया जाए हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। आगे वो डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज लॉन्ग टर्म लोन्स आर गिवन बाय। लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो द लॉन्ग टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, ये जो आईएमएफ है, आईएमएफ भी लोन प्रोवाइड करती है, बट स्पेसिफिकली ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है आईएमएफ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन तो प्रोवाइड करती ही है पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को, और ये क्या करती है, सोशल डेवलपमेंट भी देखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक का कि ये सिर्फ फिनेंशियली हेल्प नहीं करती, जबकि ये सोशल भी देखती है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोशल डेवलपमेंट जो है पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज की स्पेसिफिकली कैसे हो रही है। और वर्ल्ड बैंक का ये भी मोटिव है कि वो रिड्यूस करे पॉवर्टी, और जो डिस्पैरिटीज हैं बिटवीन रिच एंड पुअर उनको भी कम करे। अब क्या हुआ था, जब 1991 में जब इंडिया पूरे तरीके से कर्जे में डूब चुकी थी, मतलब डेफिसिट था बुरे तरीके से, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई पता नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं था, बड़ी खस्ता हालत में थी हमारी कंट्री। तो फिर क्या किया, हमारी कंट्री के लीडर्स ने अप्रोच किया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, और इनसे लोन की डिमांड करी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लोन ग्रांट कर दिया हमारी कंट्री को, और इसी शर्त पे किया था। फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा कि हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन भाई आपकी शर्त है, हम ऐसे लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको आपकी इकोनॉमी को लिबरल करना पड़ेगा, उसको फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी शर्त को मानते हुए फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात मानी हमारी कंट्री के लीडर्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम नीड थी, ठीक है,
कि अदरवाइज पता नहीं हमारी कंट्री का क्या होता, बहुत ही बुरी हालत में थी हमारी इकोनॉमी, ठीक है। तो एलपीजी तो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने कहा कि भाई आपको एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, आपको अपनी इकोनॉमी को स्पेसिफिकली लिबरल करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को छोड़ो और प्राइवेट सेक्टर को आने दो ताकि इकोनॉमी थोड़ी फ्लरिश करे, बूम करे, राइट। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमें जो है लोन ग्रांट किया था वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने एलपीजी 1991। ओके, ऑलराइट, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है आपस में कैसे रिलेटेड है? आर द रेगुलेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉम्पिटिटिव? सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे गो विद वन अनदर, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इंडियन मार्केट्स ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन मार्केट्स को क्या बनाया है? बायर्स मार्केट, सेलर्स मार्केट, मोनोपोली मार्केट और ओलिगोपोली? तो ग्लोबलाइजेशन ने हैज मेड इंडियन मार्केट एज अ बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट इन द सेंस कि बायर्स की मतलब अब जो कस्टमर है, बायर कौन हो गया? कस्टमर हो गया ना, कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो जो कस्टमर है अब उसकी मार्केट है ये, ठीक है। जो मोनोपोली मार्केट है वो तो स्पेसिफिकली सेलर की ही मार्केट होती है, राइट। तो बायर मार्केट है यहाँ पे, बायर्स नाउ हैव अ से, बायर्स हैव अ चॉइस, देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स एंड बायर्स हैव गुड चॉइस, है ना। बायर्स के पास अब अल्टीमेट चॉइस है और कंपटीशन आने से क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटीज भी इंक्रीज होती हैं। नाउ कस्टमर हैज मोर चॉइस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट हैज बिकम अ बायर्स मार्केट विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ऑलराइट, coming upon to question number 5. Question number 5 says LQP stands for. What is this LQP now? ठीक है, LQP क्या है? तो LQP जो है that is option number A is correct. It is license, quota and permit. What it is? L stands for license, Q stands for quota and P stands for permit. Okay. Now what is this license, quota, permit? देखिए 1991 से पहले हमने कहा 1991 में आया LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, ठीक है। 1991 से पहले, प्रायर टू 1991 व्हाट हैपेंड वाज, कैसे हमारी इकोनॉमी थी? तो लाइसेंस राज था। इससे पहले क्या था? लाइसेंस राज था। तो लाइसेंस, कोटा और परमिट, LQP इसको कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसेंस राज था 1947 से लेकर 1990 तक। ओके, जो हमारी इकोनॉमी थी वो सेंट्रली प्लान्ड थी, अभी भी सेंट्रली प्लान्ड ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या था एक्चुअली कि इट वाज जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, ठीक है, 1947 में व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, उसके बाद जब इकोनॉमी की बात चली तो ऐसा कहा गया कि जो हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी। क्या बनेगी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म चलेगा। अब ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या है? देखिए मोटे तौर पे बता देती हूँ। कैपिटलिज्म मीन्स प्राइवेटाइजेशन, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म में होता है। सोशलिज्म का मतलब हो गया जो जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दे विल बी ओन्ड बाय पब्लिक मतलब दे विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जहाँ रहेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहेगी, गवर्नमेंट ओन करेगी, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि हमारे जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज्यादातर जो है पब्लिक ओनरशिप रही, यानी कि सोशलिस्ट स्ट्रक्चर रहा हमारी इकोनॉमी का, ठीक है। तो जो लेकिन ये सोशलिस्ट स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ? पब्लिक ओनरशिप की वजह से क्या हुआ कि इतनी एफिशिएंटली जो है रिसोर्सेज यूज नहीं हो पाए, ठीक है। मतलब कुछ FDI नहीं आ पाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया। ऑलरेडी इकोनॉमी, हमारे जो इंडियंस थे, ऑलरेडी जो लीडर्स थे वो डर रहे थे कि ब्रिटिशर्स भाई इतना राज करके गए हैं, अब अगर हम FDI इन्फ्लो आने देंगे, फॉरेन इसका मतलब इन्फ्लो अगर आने देंगे हमारी कंट्री में, तो कोई और कंट्री आके फिर से ना राज करने बैठ जाए, ठीक है। तो वी वर एक्चुअली स्कैर्ड। तो इसलिए हम अपनी इकोनॉमी को हमने इतनी ज्यादा ओपन अप नहीं किया, हमने क्लोज्ड इकोनॉमी रखी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रखा, एवरीथिंग वाज अंडर गवर्नमेंट्स कंट्रोल, गवर्नमेंट वाज डूइंग एवरीथिंग which was not possible to manage of course, ठीक है। जिसकी वजह से रेटेपिज्म आने लगा, जिसकी वजह से करप्शन आने लगा, राइट। तो लाइसेंस था, लाइसेंसिंग मतलब कि एक आप लगा लीजिए मतलब जब हम किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में भी अगर आपने, ऐसा नहीं है कि लाइसेंस अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज की डेट में भी आपने कोई बिजनेस खोलना है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, बनिए, लेकिन उसके लिए देर आर लॉट ऑफ लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड। 10, 15, 20 लाइसेंस चाहिए किसी एक चीज़ को ही ओपन अप करने में,
ठीक है, बहुत ही एफर्ट है चक्कर, किसी कभी एक डिपार्टमेंट जाओ फिर दूसरे डिपार्टमेंट जाओ, यू नो यू कीप ऑन, एक फाइल बनाओ दूसरी बनाओ, 10 फाइलें बनाओ 20 फाइलें बनाओ, यू कीप ऑन मूविंग, राइट। मतलब तो बिजनेस ओपन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कॉमन लोगों के लिए, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, ये हमारी इकोनॉमी को रोकती हैं कहीं ना कहीं। तो जब हम इकोनॉमी को ओपन कर देते हैं, चीज़ें लिबरल कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, तो इट बिकम्स ईज, है ना, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा बिजनेस रन करना, और इकोनॉमी के लिए भी कंफर्टेबल है, इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी फ्लरिश करती है, राइट। तो ये था 1990 मतलब 1 से पहले, ठीक है। लाइसेंस, कोटा एंड परमिट, दीज थिंग्स ये जो है चलता था, ओके। तो उसके बाद फिर एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद तो हमें पता ही है व्हाट हैज हैपेंड, राइट, ओके। सो कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेज विच सेक्टर हैज गॉट मैक्सिमम बूस्ट फ्रॉम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ठीक है। 1991 की जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारी, कौन सी सेक्टर को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला है जी टर्शरी सेक्टर को, यानी कि सर्विस सेक्टर को, ठीक है जी। तो सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो है बूस्ट मिला आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, ओके। प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है प्राइमरली, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो भी सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी में आ जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे आ जाते हैं इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। टर्शरी में आ जाते हैं हमारे सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो बूम है तीनों सेक्टर्स में से टर्शरी सेक्टर को मिला हुआ है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट वाज द इमीडिएट क्राइसिस इंडिया फेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द 1990s, ठीक है। जब ये 1990s जो है, 1990s का जो टाइम था, ठीक है, मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म आने से पहले एक्चुअली, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म आने से पहले इंडिया जो है वो क्या फेस कर रही थी, कौन से क्राइसिस जो है वो फेस कर रही थी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन फेस कर रही थी, यानी कि ऑफ कोर्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेट ट्रैप था, क्या मतलब कितना ज़्यादा डेट था हमारे ऊपर, ठीक है, कितना ज़्यादा उधार हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे, तो सब कुछ ही था, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। देयर वाज इन्फ्लेशन, देयर वाज डेट ट्रैप, देयर वाज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, ठीक है। तो एवरीथिंग वाज अगेंस्ट एक्चुअली द इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Coming upon to question number 8. Question number 8 says, dash refers to the long-term measures for improving efficiency in economy to remove rigidity in trade. ठीक है, okay. Now what this question is saying, ये question कह रहा है कि dash refers to the long-term measures. क्या रेफर करता है long-term measure for improving efficiency in economy and remove rigidity in trade. ठीक है, कौन सा ऐसा मेजर है जिससे हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, एक इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं और रिजिडिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेजर है, तो वो मेजर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, देखिए क्या है कि जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो दो तरीके के मेजर्स पढ़ते हैं हम, इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते हैं इसमें हम दो तरीके के मेजर्स पढ़ते हैं। एक मेजर है ये वाला स्टेबलाइजेशन मेजर, एक है स्ट्रक्चरल मेजर या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ठीक है। स्टेबलाइजेशन मेजर क्या होता है, स्टेबलाइजेशन मेजर जो है ये शॉर्ट टर्म मेजर है। कौन सा मेजर है, शॉर्ट टर्म मेजर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करेक्ट करते हैं जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, जब हम सफिशिएंट फंड्स की बात करें, एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, स्पेसिफिकली जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं वो किस में आ जाती है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं वो किस में आ जाती है, स्टेबलाइजेशन में। क्या होता है, स्टेबलाइजेशन में हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। याद रखना, जब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट या इन्फ्लेशन जैसा दिखेगा तो स्टेबलाइजेशन मेजर उसका आंसर है, ठीक है। जब हम लॉन्ग टर्म मेजर्स की और शॉर्ट टर्म की, ठीक है, दैट इज इन स्टेबलाइजेशन मेजर। जब हम लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करें, ठीक है, या अगर हमने कोई बैरियर, कोई रिजिडिटी रिमूव करनी है तो वो किस में आ जाता है, आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आ जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज बी, ओके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ऑलराइट, coming upon to question number 9. Question number 9 says the new economical policy can be broadly classified as, जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की बात है, लेकिन अभी भी इसको न्यू ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा मेजर जो था, सबसे बड़े रिफॉर्म्स थे हमारी इकोनॉमी के सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947, तो जो ये इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही कहा जाता है इन 1991, ओके, ऑलराइट। तो जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी हमारी, इसको ब्रॉडली हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, वी कैन क्लासीफाई इनटू टू
kinds of measures. Okay, one is stabilization measure and another is structural reform measure that I have already discussed in the question number 8. So option becomes correct answer is option number D, both A and B, stabilization measure and structural reform measures. Okay, all right, coming up on to question number 10. Question number 10 says which of the following reforms are included in liberalization policy. जब हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी की बात करें, देखिए एलपीजी में सबसे पहले आ जाता है लिबरलाइजेशन. ओके, जब हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी की बात करें तो कौन से रिफॉर्म्स जो हैं ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंडर आते हैं. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी हुए थे, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी हुए थे, टैक्स रिफॉर्म्स भी हुए थे. तो ये सारे के सारे जो हैं ये इंक्लूडेड हैं इन लिबरलाइजेशन पॉलिसी. जब हम लिबरलाइजेशन को अलग से पढ़ते हैं डिटेल में, ओके, जब लिबरलाइजेशन को स्टडी करते हैं तो लिबरलाइजेशन के अंडर क्या हुआ था, फिर अलग अलग सेक्टर्स को के रिफॉर्म आए थे. जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आया था, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने कैसे रिफॉर्म किए. ठीक है, जैसे मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे हमने कहा था कि क्या हुआ था जब मतलब जब ये 1991 के जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो उससे पहले जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से किसको दे दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गई, आप कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, है ना, प्राइवेट ओनरशिप कर दी गई. तो उस टाइम पे कहा जाता था कि 17 मतलब इंडस्ट्रीज जो हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, ठीक है, उसके बाद वो रिड्यूस करके कितनी कर दी गई, 8 कर दी गई. मतलब बाकी सारे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, खाली 8 जो हैं वो रखी गई पब्लिक सेक्टर के पास 1991 में. और अगर हम आज की डेट की बात करें, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये 8 भी रिड्यूस होकर कितनी हो गई हैं, 3. तो ओनली 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब ओनली सिर्फ ऐसी 3 कैटेगरीज हैं जो 3 इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, बाकी सारी प्राइवेटाइज कर दी गई हैं. ठीक है, और ये 3 कौन सी हैं, ये 3 हैं एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवेज. ठीक है, बाकी सारी किसके पास, बाकी सारी प्राइवेटाइज कर दी गई हैं. ठीक है, तो ये जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के मैंने आपको एग्जांपल दे दी. ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए, ऑफ कोर्स इसमें आरबीआई जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स आए, ऑफ कोर्स. तो ठीक है, तो दिस वे these are the you can say these are the reforms under जो हम स्टडी करते हैं अंडर लिबरलाइजेशन पॉलिसी. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट, ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 सेज which of the following are not the result of liberalization of economic policy in India. इनमें से क्या रिजल्ट नहीं है लिबरलाइजेशन पॉलिसी का, मतलब लिबरलाइजेशन आने के बाद जो जो हुआ इसमें से बताना है कि क्या नहीं हुआ. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड, बी सेज शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज्ड, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड इनॉर्मसली. ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ एक्चुअली, सिर्फ ऑप्शन जो ए है वो इनकरेक्ट है, ये नहीं हुआ. एक्चुअली हुआ क्या, देखिए याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स आए ना तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ग्रो नहीं किया था, तो दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंक्रीज नहीं, वो उसमें इतना मतलब इफेक्ट नहीं हुआ था, इतना इंप्रूव नहीं हुआ था. ठीक है, कंपैरिजन अगर हम सेकेंडरी या टर्शियरी की बात करें. ओके, अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए फोकस जो था ना एलपीजी के आने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं फोकस लाइमलाइट में आ गई. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, है ना, ये सब जो है लाइमलाइट में आ गया. तो एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा नेग्लेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर जो पोर्शन है वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया था, तो इस वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा. ओके, रादर देन कंपैरिजनली अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी डिड नॉट इंक्रीज एक्चुअली. ठीक है, ऑल राइट. Coming up on to question number 12. Question number 12 says which of the following is not a consequence of the policy of privatization. Okay, इसमें से कौन सी जो है कॉन्सिक्वेंस नहीं है, अगेन कॉन्सिक्वेंस नहीं है ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये भी है, परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर्स बाय द गवर्नमेंट, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, प्राइवेटाइजेशन की कौन सी इसमें से कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर्स बाय द गवर्नमेंट एज सच ऐसा कुछ नहीं होता है प्राइवेटाइजेशन में. ठीक है, ऑल राइट. Coming upon to question number 13. Question number 13 says when government disinvests its shares
to the extent of 5% to 10% to meet the budget, this is termed as, okay, जब गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्ट करती है शेयर्स, ओनली 5% to 10% ऑफ शेयर्स अगर गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, अपने बजट को मीट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टोकन प्राइवेटाइजेशन। क्या कहेंगे? टोकन प्राइवेटाइजेशन। ओके, देखिए पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट तो ये है ही है खैर, लेकिन ये स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो दिस इज टोकन प्राइवेटाइजेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। टोकन प्राइवेटाइजेशन होता है जब एक स्मॉल अमाउंट 5 to 10% ओनली, है ना, तो जब हम 5 to 10% ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट खाली। ओके, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं? जब पार्शियली प्राइवेटाइज करना, ठीक है, मतलब जो कंट्रोल है वो अभी भी गवर्नमेंट के ही हाथ में है, तो पार्शियली प्राइवेटाइज किया, कंट्रोल इज इन दी सेंट्रल, मतलब जो कंट्रोल है वो अभी भी सेंट्रल पावर यानी गवर्नमेंट के पास है। ओके, उसको पार्शियल प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज टोकन प्राइवेटाइजेशन। ओके, ऑलराइट, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 says the process through which a company hires services from external sources, mainly foreign countries, is known as. कौन सी ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी और इनफैक्ट एक कंट्री जो है, कंट्री की भी बात कर सकते हैं होली सोली, ठीक है, हायर करती है सर्विस एक्सटर्नल सोर्सेज से। ओके, स्पेशली अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, जब भी हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से जो है कोई एक्सटर्नल सोर्स हायर कर रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। सो ए इज द करेक्ट आंसर, आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने बाहर से, सपोज हमारी कोई कंपनी है, हम कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन हम किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई बाहर से, सपोज हमारे मैं एक रन कर रही हूँ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सपोज मैं रन कर रही हूँ, तो मैं कोई बाहर का स्पीकर बुलाऊंगी या बाहर का कोई इन्फ्लुएंसर बुला के मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूंगी, तो इट मीन्स आई हैव आउटसोर्स्ड, है ना, आई हैव आउटसोर्स सम प्रोफेशनल, सम एक्सपर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो दैट इज द आउटसोर्सिंग, तो यही आउटसोर्सिंग है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज dash measures are the short term measures intended to correct the weaknesses of balance of payment and to bring inflation under control. Okay, कौन सा ऐसा मेजर है जो शॉर्ट टर्म मेजर है और इंटेंट है टू करेक्ट द वीकनेसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब हम करेक्ट करते हैं और हम इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल में लाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी ये पहले लास्ट क्वेश्चन में ये बता चुकी हूँ कि क्या है ये, ऐसा कौन सा मेजर है, तो दैट इज सेट टू बी दी स्टेबलाइजेशन मेजर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया दो तरीके के मेजर्स हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर जो है लॉन्ग टर्म मेजर होते हैं, ठीक है, इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, रिमूव करते हैं रिजिडिटी। और अगर मैं स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करूं तो ये स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करते हैं और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में लाते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो काइंडली लाइक दिस लेक्चर और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। एंड आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।